हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो वन शॉट रिवीजन का लेक्चर नंबर 2 होगा, याद रखिएगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने चैप्टर 1 को फिनिश कर दिया, वन शॉट में एक चैप्टर फिनिश। आज हम लोग यूनिट 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 2 का वेटेज आप लोग देख लिए होंगे कि 13 या 12 नंबर आई थिंक था, देख लीजिएगा अच्छे से, जो कि मार्किंग स्कीम बता दिए हैं। एंड इसका हम लोग देखेंगे एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश, यानी कि आज का जो हम लोगों का चैप्टर होने वाला है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद रहे कि इसमें 2 चैप्टर है, तो आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखेंगे एंड डिमांड को अगले दिन अगले वीडियो में देखेंगे। तो याद रहे, और बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम लोग 90% मार्क लाना है किसी भी हाल में। और क्या बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। एंड यूनिट नंबर 2 दैट इज द एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच ए पर्सन गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो संतुष्टि मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। अदर वर्ड्स में बात करें तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जो हम लोग संतुष्टि मिलता है किसी भी कमोडिटी को गेन करने से, कंज्यूम करने से, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। एंड इट इज द सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक सब्जेक्टिव है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है। किसी को एक गुड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है। एंड द मेजर यूटिलिटी इन यूटिल्स, यूटिल्स मेजर करते हैं। एंड क्या है, इमेजनरी साइकोलॉजिकल यूनिट। कौन? यूटिल्स। आगे बढ़िए, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन बाय द कंज्यूमर। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश। आई थिंक मैं सोच कर रखा हूँ कि आपका ये चैप्टर फिनिश होगा किसी भी हाल में, ठीक है। यहाँ रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, ठीक। कहीं से पढ़े होंगे तो उसको रिवीजन करिएगा, अगर फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे तो इसको 2 बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। तो टोटल, सॉरी एक सेकंड, the total psychological satisfaction obtained by the consumer from consumer given amount of particular commodity is known as total utility। यानी कि जितना भी हम लोग को सेटिस्फेक्शन गेन होता है कोई भी कमोडिटी को गेन करने से, कंज्यूम करने से, तो उसे क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। दूसरे वर्ड में क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे जैसे कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे यूटिलिटी घटता जाता है। यूटिलिटी हमेशा क्या होगा, घटता जाएगा। कौन? मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या होगा, टोटल हमेशा बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं 0, 5, 10, 9, 12, 18, तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन थोड़ा देर के बाद घटेगा। कैसे घटेगा, आगे रिलेशन हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी देख लीजिए। देखिए ग्राफ यहाँ पर टोटल यूटिलिटी देख लीजिए किस प्रकार यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि मार्जिनल का क्या कंडीशन है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। मार्जिनल टोटल सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ए कंज्यूमर derives from the consuming an additional unit of a commodity when amount of other goods consumed is क्या है, held constant। यानी कि जितने भी कमोडिटी को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ सारे को कांस्टेंट मानता हूँ, सिर्फ एक कमोडिटी को गेन करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है उसी को क्या बोलेंगे, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसी को मैं बोलूँगा कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो कोई भी एक अतिरिक्त इकाई को कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। फॉर्मूला देख लीजिए, टोटल यूटिलिटी से माइनस कर देंगे क्या, n-1। एम क्या है, एन टोटल यूटिलिटी, और क्या है n-1 क्या है, एक पिछले का जो होता है उससे उसका यूटिलिटी। या मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ठीक है। फॉर्मूला सब याद होगा। वेयर डेल्टा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, एंड टी यू क्या है, चेंज इन कमोडिटी कंज्यूम। आगे देख लीजिए एक और फॉर्मूला है, क्या डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू क्या, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसको 1 मान के चले हैं, क्योंकि क्वांटिटी एक का कंज्यूम, एक में चेंजिंग ला रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे क्या होता है कि जब तक हम लोग कंज्यूम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे मार्जिनल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है आगे रिलेशन बताएंगे। एंड टोटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे कमोडिटी को बढ़ाएंगे, कमोडिटी को 1 2 3 4 5 6 तक गए। आपका यहाँ से देखिए ग्राफ सही से नहीं है, ग्राफ यहाँ पे अच्छे से बना दिएगा तो ठीक ही एक प्रकार से मार्जिनल का और नीचे में टोटल का होगा। चलिए अच्छा, दोनों यहाँ पर देखिए अच्छे से कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब जान होगा कैसे कैसे रिलेशन देख लीजिए। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, जब घटेगा तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट क्या है, डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि मार्जिनल पर उसका रेट निर्भर करता है। एंड वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी एमयू इज रीच 0, तो टोटल क्या होगा, मैक्सिमम। एंड एमयू इज क्या, बिकम निगेटिव, तो टोटल क्या होगा, स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये सब याद रखिएगा। एंड स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, मैक्सिमम से 0 जब होगा तो ये घटने लगेगा। तो रिलेशन बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, आप पढ़ लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट एक ला यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा पूछता है, VVI मार लीजिए टिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन का फर्स्ट ला याद रखिएगा, ठीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजप्शन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
सॉरी अकॉर्डिंग टू क्या है, बॉल्डिंग नाम है साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट का, एज द कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है, कीपिंग द कांस्टेंट द कंजप्शन ऑफ अदर ऑल कमोडिटी, सारा कमोडिटी को कंजम्पशन को कांस्टेंट मानकर स्थिर मानकर सिर्फ एक कमोडिटी अगर कंज्यूम करता है तब क्या होगा, अगर उसका कंजप्शन को इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या डिराइव फ्रॉम कमोडिटी मस्ट बी फाइनली डिक्लाइन, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एक अतिरिक्त यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होगा मस्ट क्या होगा, वो डिक्लाइन होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, जब सारे यूटिलिटी जो हम लोग सारे जो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं सभी को कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाएंगे तब वो ऐसा काम होगा। तो इसका कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन को माइंड में याद रखिएगा। क्या होता है, ऑल द कमोडिटी शुड बी नॉर्मल इन होमोजीनियस साइज एंड शेप, सब एक साइज में होना चाहिए, एक शेप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी खाए तो इतना बड़ा दूसरा रोटी इतना बड़ा, जी नहीं, ठीक है ना। तो नॉर्मल इन साइज एंड क्वालिटी, यानी कि एक यहाँ पे अच्छा रोटी है, फ्रेश रोटी है तो यहाँ पे जरा हुआ रोटी नहीं रहना चाहिए। एकदम क्वालिटी में भी होमोजीनियस सब कुछ एकदम क्या मस्ट नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल एंड होमोजीनियस किस में, साइज में भी और क्वालिटी में भी। चलिए देयर नॉर्मल साइज हो गया जो रियल होता है, और होमोजीनियस में सब एक जैसा होना चाहिए, ठीक। एंड साइज समझ गया आकार, और क्वालिटी समझ गया गुण, सब कुछ। चलिए देयर शुड बी नो टाइम लैग इन द कंजप्शन ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी, यानी कि एक रोटी अभी खाए तो एक रोटी 10 घंटा बाद नहीं, कंटिन्यू खाते रहना तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, द मेंटल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल, पगला नहीं होना चाहिए। पगला आदमी क्या करता है, खाते रहता है, समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं। एंड हैवी टेस्ट इनकम है, सब कुछ क्या कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं सब बदलेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ऐसा जो ला बोल रहा है ला काम नहीं करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल है, मान्यता है, इसी पर ला काम करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सप्लेन करेंगे द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम, यानी कि टेबल डायग्राम यूनिट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक सेकंड याद रखिएगा, हर एक बुक में नहीं मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हर जगह मिलेगा कि मार्जिनल क्या होगा, डिक्लाइन होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखा, 2 के बाद 6 मार्जिनल बढ़ गया, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 0 जो भी 1, उसके बाद 0 1। तो ऐसे कैसे सेकंड यूनिट में बढ़ कैसे गया, सेकंड यूनिट में एक्सेप्शन होता है, कभी कभी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाते हैं। मान ली फर्स्ट टाइम किसी कमोडिटी को आप कंज्यूम किए जो कि पहले कभी नहीं किए थे, आई थिंक आप रसगुल्ला कभी नहीं खाते, फर्स्ट खाते, वाह सेकंड खाने के लिए और आपका माइंड काम करेगा, और खाते, तो सेकंड में बाई चांस कभी कभी क्या होता है ना कि बढ़ जाता है। तो एक्सेप्शन में होता है कि सेकंड में आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो घटने वाला है, जैसे जैसे यूनिट को कंज्यूम करेगा वैसे वैसे वो घटने ही वाला होता है, ठीक। तो सेकंड में एक्सेप्शन होता है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ता है सेकंड में, उसके बाद घटना स्टार्ट करता है। तो डायग्राम यहाँ पे सही से नहीं बनाया है, देखिए पेपर इधर उधर हो गया है, तो डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा, इसको यहाँ नहीं बनाइएगा, इसको ऐसे करके और यहाँ पर बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद एक और यहाँ पे था तो छूट गया, यहाँ पे जो फिगर है ना, फिगर गड़बड़ सड़बड़ हो गया। चलिए देख लीजिएगा उसको अच्छे। चलिए एवं टेबल शुद्ध क्या दिखाता है, 1 ब्रेड इज कंज्यूम, टोटल यूटिलिटी कितना होता है, मार्जिनल 2, ठीक, विद द कंजम्पशन ऑफ सेकंड ब्रेड राइजेस टू 8 यूनिट, मार्जिनल 6 यूनिट, थर्ड यूनिट ब्रेड कर देते तो 10 यूनिट, ठीक है। एंड एमयू घट गया, फोर्थ यूनिट 6 ब्रेड कंज्यूम, मार्जिनल फैलिंग, देखिए घटते जाएगा, वही बता रहा है कि धीरे धीरे कंज्यूम करेंगे, घटेगा, ठीक। इट इज क्लियर फॉर द कंजम्पशन ऑफ फोर्थ यूनिट, टोटल क्या, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट द डिमिनिशिंग रेट, एम को फॉलोइंग बस सिमिलर है जैसे जैसे, तो मार्जिनल पर टोटल डिपेंड करेगा, तो सिमिलर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक अच्छा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन, वैसे सिचुएशन को बताता है इन विच द कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गिवन लेवल ऑफ इनकम, उसका इनकम दिया रहेगा उसी पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करता है। उसके भी कुछ एजम्पशन होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पगला है, एकदम जागरूक, हर जगह से जानकारी। एंड द यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द क्या कार्डिनल सॉरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस में है, यूटिलिटी कैन बी कार्डिनल नंबर में, यानी कि आपका किसका बात हो रहा है यहाँ पे, ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच 2 होते हैं, तो कार्डिनल अप्रोच का बात हो रहा है। आगे देखिए तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ये क्या होता है, ये होता है कि 1 रुपया मनी का जो वैल्यू, 1 यूनिट यानी 1 रुपया जो मनी का वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। 1 रुपया में आपको 1 रोटी मिल रहा है तो हर जगह 1 रुपया में 1 ही रोटी मिलना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 रुपया का वैल्यू बढ़ जाए। एंड देयर इज नो चेंज इन द क्या प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाकर वह क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन को गेन कर पाएगा, कहाँ से, गिवन लेवल ऑफ इनकम, तो उसी को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से एजम्पशन है। आगे देख लीजिए जनरल प्रिंसिपल, एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल, जनरल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल अप्रोच, यानी कि सेटिस्फेक्शन को मेजर करेंगे जब हम लोग नंबर में, तो उसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड इफ द कंडीशन दैट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि मनी के टर्म में हमको 1 रुपया का जो वैल्यू मिल रहा है वही हमको 1 यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। 1 रोटी खाएं तो उसका सेटिस्फेक्शन बराबर होना चाहिए, किस में, इन टर्म ऑफ मनी के टर्म में, यानी कि
एक रोटी खाएं तो 1 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी मनी भी एक है, दोनों जब एक एक हो गया तब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कांस्टेंट देखेंगे। ऐसे कैसे हो रहा है भैया, ऐसे ही होता है। देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट का जो लास्ट में अतिरिक्त में हमको जो वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, खाना मतलब जो कंज्यूम किए। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो रुपया जो पैसा उसका जो एक यूनिट का जो वैल्यू है और प्राइस के जब बराबर हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा 1 होता है। 1 रुपये का वैल्यू एक ही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 मान के चलते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, प्राइस। तो यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम को गेन करेंगे, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिकम मार्जिनल यूटिलिटी बराबर प्राइस। तो याद रखिएगा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे कैसे, तो बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, इसको आराम से पढ़िएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे जैसे यूनिट को कंज्यूम करेंगे टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, फिर क्या होगा, कांस्टेंट फिर घटना स्टार्ट कर देगा। किस पर डिपेंड करेगा, टोटल मार्जिनल पे। देखिए मार्जिनल क्या हो रहा है, सेकंड यूनिट पे बढ़ गया, थोड़ा सा एक्सेप्शन केस, उसके बाद घटना स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। तो उसी पे आपका टोटल डिपेंड करेगा। मार्जिनल कैसे निकालेंगे, सपोज कर लेंगे कि 1 रुपया हमको 4 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। 1 रुपया कितना का सेटिस्फेक्शन, 4 का, क्योंकि यूटिलिटी अलग चीज़ है और पैसा का सेटिस्फेक्शन अलग चीज़। दोनों को यूनिट को हमको सेम में जब कन्वर्ट करेंगे तब ना हमको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा, तब ना कंपेयर कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सपोज कर लिया, मान कर लिया, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। 1 रुपया में हमको 4 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 1 रुपया बराबर 4 यूटिल्स के सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो मैंने 20 यूटिल, तो कितना रुपया, 5 रुपया। 42 यूटिल्स कितना रुपया, डिवाइड दीजिए, इतना रुपया 60 रुपया, तो सबको डिवाइड दे दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो यहाँ पर था तो सभी को डिवाइड देना होगा। 20 मिल रहा था ना, तो डिवाइड दीजिएगा, 4 से 5 आ गया, तो मार्जिनल में डिवाइड देंगे, ठीक है ना। मार्जिनल में डिवाइड देंगे और 1 रुपया में हमको 4 यूटिल्स, तो देख लेंगे कि 5 रुपया में 20 हो गया। ऐसे करके सबको निकालेंगे। और जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे एक्सेप्शन इसको मानिएगा कि क्या, प्राइस पर यूनिट इज ₹10, यानी कि हर यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हैं और 2 रुपया के बराबर है। तो जहाँ पर दोनों बराबर होंगे, यानी कि रुपीज़ का वैल्यू देखिएगा, रुपीज़ का वैल्यू और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि प्रोडक्ट का वैल्यू इन टर्म ऑफ रुपीज़, तो वहीं पे हम लोग कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए मैंने सपोज किया कि 1 रुपया में 4 यूटिल्स मिल रहा है, 1 रुपया में 4 यूटिल्स, लेकिन पर जो यूनिट है कि प्राइस पर यूनिट, 1 यूनिट का 2 रुपया। तो मैंने जब यहाँ पर 4 माना है तो 2 दूनी, तो 2 रुपये में कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। दैट मीन्स 1 रुपया का 4 यूटिल्स के बराबर है। तो मैं 2 रुपया जब खर्च कर रहा हूँ तो हमको कितना मिलना चाहिए, 4 दूनी 8 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। 8 हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वल मानेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो रुपीज़ का था 2 रुपया और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूटिल्स को मनी के टर्म में कन्वर्ट करें तो फिर 2 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेंगे। बात को समझ गए। वहाँ पर 1 से डिवाइड दे रहे थे, यहाँ पे 4 से डिवाइड देंगे क्योंकि मैंने 4 मानकर रखा है। वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 1 था, ऊपर में फॉर्मूला में देखे थे, यहाँ पे 4 है, 1 रुपये का 4 का वैल्यू है, तो 4 से डिवाइड दे देंगे। और जहाँ पर 2 वैल्यू आ गया, यानी कि अब रुपीज़ में चेंज कर दिए, यहाँ पे 2 था, पर यूनिट का दाम 2 है, तो 2 यहाँ पर मेरा पर यूनिट का है और 2 8 मिला, तो कंज्यूमर बराबर हो गया। बात को समझोगे तो बहुत अच्छा, नहीं समझोगे तो इसको अलग से समझिएगा, दोबारा पढ़कर समझिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सिमिलर बना, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा प्राइस का हमेशा, मार्जिनल यूनिट मनी हमेशा कांस्टेंट, यानी कि पर यूनिट का वैल्यू 2 का बराबर है, 2 का बराबर ही रहेगा, 2 का बराबर कांस्टेंट हो गया। बाकी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। देखिए, स्टडी फ्रॉम द टेबल डायग्राम डिक्लेयर फ्रॉम द एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कंज्यूमर गेट्स क्या है, लेट्स सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएगा सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, द सच कंज्यूमर परचेज द 6 यूनिट द कमोडिटी कितना, बिकॉज दिस इज टू पॉइंट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन द मार्जिन ऑफ 6 यूनिट इज इक्वल टू ₹2 पे 6ठे यूनिट पे वो क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन को गेन करेगा, जहाँ पर बराबर हो जाएंगे 6 यूनिट पे। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा टेबल डायग्राम को, तब क्लियर होगा। चलिए, यहाँ पर हो गया। अब सेकंड केस, एक और केस है कि 2 कमोडिटी रहेंगे तो क्या है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मनी का प्राइस से डिवाइड देंगे दोनों में, तो मनी के बराबर होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी मनी यानी कि 1 रुपया जो मनी का, 1 यूनिट मनी का वैल्यू कितना है, तो उसके बराबर होना चाहिए। तो उसके बराबर कैसे होगा, देख लीजिए, ऊपर में हम लोग माने थे 1 यूनिट को 2 रुपये माने थे। ठीक है, 2 के बराबर, यहाँ पे जितना मानेंगे तो उतना ही रहेगा। आगे देख लीजिए, दोनों बराबर हो कैसे, व्हेन द कंज्यूमर टू गुड्स, एक समय कंज्यूम कर रहा है, इक्विलिब्रियम कितना, इक्विलिब्रियम डिटरमिन द अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। वहाँ पर कौन था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे होगा, द कंज्यूमर स्पेंड द लिमिट इनकम ऑफ द डिफरेंट
कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटी पे कंडीशन क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी पे एक्स, यानी कि एक्स से मिलने वाले एक यूनिट का सेटिस्फेक्शन लास्ट का प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कि 1 रुपये में कितना मिल रहा है। प्राइस मान ली यहाँ पे 10 रुपये प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पे मान ली 100 रुपये, 100 मान ली 100 यूनिट है, तो 10 से डिवाइड देंगे तो 1 का मिल जाएगा। 1 रुपये में कितना मिल रहा है, 1 रुपये में कितना मिल रहा है, तो यही तो 1 रुपये का जो वैल्यू आएगा वही तो मार्जिनल यूटिलिटी मनी है, 1 रुपये का वैल्यू। उसी प्रकार वाई से 1 रुपये का वैल्यू, 1 रुपये का वैल्यू मनी के बराबर हो जाएगा। तो क्या हम लोग सेटिस्फेक्शन को गेन कर लेंगे, सिंपल है, सब कुछ लिखा हुआ उसको पढ़िएगा आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या है, एक्स का है, वाई का, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई है, और बाकी सिमिलर केस है। क्या केस है, अगर यह बड़ा रहेगा तो कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ एक्स कमोडिटी लेस ऑफ वाई। अगर यह बड़ा रहेगा तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो कंज्यूम इसी एक्स को और करेगा जब तक बराबर ना हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो उसको कम करेंगे और कंज्यूम करेंगे तो कम करेंगे, एक से कमोडिटी को और कंज्यूम करेंगे तो कम हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर वाई जाता है तो वाई को और कंज्यूम करेंगे ताकि वाई बराबर हो जाए। जहाँ पर दोनों बराबर हो जाएंगे वहाँ पर हम लोग सेटिस्फेक्शन को गेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कहाँ पे बराबर होगा, सपोज करना होगा आपको, यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से करना होगा। कैसे कन्वर्ट करना होगा देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहे हैं तो समझ आपको नहीं आएगा। देखिए टेबल शो द व्हेन द कंज्यूमर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी द मार्जिन यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। जैसे कंज्यूम कर रहा है मार्जिन घटना स्टार्ट हो गया, घट ही रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले, यहाँ पे नहीं लिए, यहाँ पे डायरेक्ट घटा दिए, यहाँ पे डायरेक्ट 20 घट गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सपोज करना होगा, सपोज एक्स का जो प्राइस ऑफ एक्स है वो 2 रुपये मानते हैं पर यूनिट, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड वाई का जो है वो 3 रुपया पर यूनिट, यानी वाई गुड खरीदिएगा, 1 यूनिट खरीदिएगा 3 रुपया लगेगा, इसका 1 यूनिट खरीदिएगा तो 2 रुपया लगेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यूनिट कंज्यूम जो हम लोग कर रहे हैं तो सिमिलर करते रहेंगे। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड करेंगे। तो कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि प्राइस ऑफ फी कितना है 2 रुपया, ठीक है, इसका कितना है 3 रुपया, तो 3 से डिवाइड दीजिए, 2 से डिवाइड दीजिए, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ पे देखिएगा 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे 3 से दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, डाटा याद रखना होगा, सिमिलर रूप से दिया हुआ है, ठीक है। अब जहाँ पे बराबर हो जाएंगे, यानी कि मार्जिन एक कंडीशन कहाँ पे बराबर हो रहे हैं, देखिए ये कहाँ पे 6 देखिए यहाँ पे बराबर हो रहा है, ठीक है। तो एक्स का कौन सा कमोडिटी पे, यानी 5 कमोडिटी पे और तीसरे कमोडिटी पे वाई बराबर हो रहा है। तो एक्स का तीसरा कमोडिटी और वाई का 5वां कमोडिटी, तो एक और डायग्राम और टेबल बनाना होगा कि एक्स के 5वां कमोडिटी और वाई का तीसरा कमोडिटी पे, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इनकम में अपना खर्च कर देगा, इनकम भी उसका गिवन रहेगा, सपोज द कंज्यूमर इनकम इज लिमिटेड टू 20, उसका इनकम भी दिया रहेगा, उसी में आपको निकालना होगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसको अच्छे से जब तक करिएगा नहीं, सोच के बनाइएगा नहीं, तब तक वो क्लियर पढ़ने से नहीं होगा। इसको एक बार करना होगा लिख कर बनाकर, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी भी कांस्टेंट है, 1 रुपये बराबर 6 यूनिट्स हम लोग मान के चले हैं, 1 रुपये का बराबर 6 का यहाँ पर मान के चले हैं। जहाँ पर बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि 1 रुपये से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दोनों की जगह जहाँ बराबर होगा, तो 6 कैसे निकला, जहाँ पर दोनों बराबर हो गए, जहाँ पर 5वें यूनिट पे और तीसरा यूनिट बराबर हो गया, तो वहाँ पर हम लोग मान लिए कि 1 रुपये का वैल्यू इतना का बराबर होगा, ठीक है। चलिए या फिर सपोज भी आप कर सकते हैं, सपोज भी कर लीजिए कि देखिए कंज्यूमर लिमिट यहाँ पर दिया और रुकी है, तो इसके आपको सपोज भी करना होगा, इनकम वगैरह सपोज करना होगा, दिया नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पर दिया नहीं है तो फॉलोइंग हम लोग सपोज ही करना होगा। यहाँ पे इनकम मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ कहाँ पर, एक सेकंड नहीं, जहाँ पे बराबर हो गया वहाँ हो गया 1 रुपया बराबर, प्राइस से डिवाइड 1 रुपया निकल, यहाँ पे 1 रुपये का निकल गया तो 6 के बराबर हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी मनी कितना 6 के बराबर। और यहाँ पे हम लोग इनकम भी देख लेंगे, इनकम उसका दिया होगा कि इनकम 19 तो 19 होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 यूनिट 2 रुपया तो 3 दूनी 6 और एक यहाँ पे वाई का 3 9, इसके बाद 4 दूनी 2 8, यहाँ पे 3 रुपये इसका था तो 2 × 3 3 दूनी 6 यानी कि 14 रुपये। तो इनकम ही देखे कहाँ पे हम लोग का इनकम का अंडर में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो 19 है तो 19 यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो एफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम लोग का 6 यूनिट यहाँ पर और 5वें यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर 19 यहाँ पर खर्च हो गया, ठीक है। तो इतना कुछ देखना होगा इसमें, ठीक है। तो इनकम हम लोग एज्यूम बाद में करेंगे, इनकम एज्यूम शुरू में नहीं करना है, इनकम बाद में एज्यूम करना है, शुरू में कर लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा निकालने में, ठीक है। इनकम को बाद में, ठीक है। तो ये तो पकड़ा गया 5वें यूनिट तीसरे यूनिट, तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इनकम देख लेंगे कि इसके आधार पर निकल रहा है। इसको इस यूनिट को इस नोट से मैंने चैप्टर को नहीं पढ़ाया था, चैप्टर को किसी और नोट से, छोटा मोटा नोट्स उसमें अवेलेबल नहीं था तो उसे पढ़ा दिए थे। इसको अच्छे से पढ़ाए रहते तो और क्लियर समझ में आता है, ठीक है। तो इसको
आप इस नोट से पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, आप जिस नोट से पढ़े तो उसी को रिवीजन कर लीजिएगा, किसी को रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो इस टाइप से होगा, नहीं भी होगा आपको टफ लगेगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में रहेंगे एग्जाम में और बनाने के लिए तो वहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी डिटेल में पढ़ाएंगे तो कम से कम इसमें 5-6 लेक्चर ज़्यादा लग जाएगा, कम नहीं लगेगा। चलिए देख लीजिए, बराबर 6 के बराबर है यहाँ पे कैसे कैसे क्या है सब कुछ, तो जहाँ पर बराबर हो जाएंगे तो हो गया बस। सिमिलर जो टेबल निकलेगा थर्ड टेबल, तो थर्ड टेबल को डायग्राम बनाकर दिखा देना होगा, उसी में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। चलिए सेकंड आपका आता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि एक और हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच देखेंगे, यानी कि अभी देखे थे किसका कार्डिनल, अब ऑर्डिनल अप्रोच देखेंगे जिसमें हम लोग सेटिस्फेक्शन को गेन करने नंबर में मेजर वहाँ पर करते थे, यहाँ पे मेजर नहीं कर पाएंगे, हम लोग रैंक देंगे, तो रैंक देंगे कि फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है। वहाँ पे कंज्यूम करने से हम लोग क्या नंबर में काउंट करते थे सेटिस्फेक्शन को, जो कि रॉन्ग था, हम लोग को पुराना मेथड में सब पढ़ते थे। न्यू मेथड में क्या पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कौन दिए थे, J.R. हिक्स यानी कि जॉन रिकार्ड, या जो भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एंड R.G.D. एलन दोनों दिए थे। प्रोपाउंडेड दिस अप्रोच हैज़ बीन क्रिटिसाइज द यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी को क्रिटिसाइज, उसका आलोचना की है को सही नहीं है, हम लोग सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार ह्यूमन सेटिस्फेक्शन इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना, मानव का जो सेटिस्फेक्शन है क्या साइकोलॉजिकल है, सो दे कैन बी नॉट मेजर क्या है क्वांटिटेटिव क्या होता है उसको क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव मेजर नहीं कर सकते इन मॉनेटरी टर्म, पैसा के रूप उसको मेजर नहीं कर सकते। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना उसको मनी के टर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, मार्शल बोल रहे थे कि यूटिलिटी को हम लोग मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन लोग बोले जी नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। इंडिफरेंस कर अप्रोच में वैसा कुछ नहीं करना होगा, टेबल डायग्राम डायरेक्ट उसको बनाइए, कैसे इंडिफरेंस कर समझिए क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, द कंज्यूमर मेक द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन इनकम लेवल budgets at the equal satisfaction and the consumer will the equilibrium of the following fulfill condition। कहाँ पे consumer equilibrium होगा, देखिए दो कंडीशन होता है, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा और यहाँ पे जो प्राइस लाइन की बजट लाइन होगा वह टेंजेंट होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे टेंजेंट, तो वहीं पर होता है। आगे चलो देखेंगे हमारे से क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अब एक गुड को एक यूनिट कंज्यूम करने में वाई को कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो MRS के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताए थे यूनिट 1 में। चलिए इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तब जाके आपका वहाँ पर एक और कंडीशन होता है कि MRS इज इक्वल टू क्या, देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि प्राइस ऑफ एक्स बटा में प्राइस ऑफ वाई, यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, एक टॉपिक पढ़े होंगे कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का स्लोप क्या दिखाता है, प्राइस रेशियो को दिखाता है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू यही जो टेंजेंट था, यही जो टेंजेंट था, तो टेंजेंट क्या बनेगा स्लोप, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक। उतना याद नहीं रखिएगा, तो दो कंडीशन याद रखिएगा कि प्राइस लाइन स्लोप टेंजेंट टू यहाँ पर, और दूसरा काम क्लियर हो गया। चलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इज द पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ हाई इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन आर इक्वल, लिखते हैं यहाँ पर कि स्लोप ऑफ हाई यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन आर इक्वल। बजट लाइन क्या होता है कि प्राइस ऑफ एक्स बटा में प्राइस ऑफ वाई, आपको बजट लाइन आ गया, और उसके बाद हम लोग MRS, यानी कि MRS क्या होगा यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्स और वाई का दोनों बराबर होगा, तो वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। चलिए तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट सो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो क्या दिखाएगा, ढाल जो डेल्टा स्लोप, क्या स्लोप का मतलब क्या होता है चेंजिंग, यानी कि वाई में कितना चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा वाई में कितना चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो होता है एक्स वाई में क्या कम्युनिटी में चेंज कर रहा है, इसी को स्लोप बोलते हैं। तो चलिए स्लोप, तो स्लोप निकालेगा इसका कंज्यूमर का, इसका तो MRS देगा मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन, एंड रेफर्स टू द सेक्रिफिकेशन ऑफ द वन यूनिट ऑफ कम्युनिटी टू अनदर। MRS क्या दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है, एक कम्युनिटी को गेन करने के लिए दूसरा कम्युनिटी से कंपेयर करने के लिए कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और अदर हैंड द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, सो द रेशियो ऑफ द टू डिफरेंट कम्युनिटी, यानी कि प्राइस लाइन जो आ गया एक सेकंड, ऑन द अदर हैंड द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, प्राइस लाइन बजट लाइन का स्लोप दिखाता है, क्या दिखाता है, सो द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट कमोडिटी, दो अलग अलग कमोडिटी के यानी कि प्राइस को रेशियो को दिखाता है। देखिए PX PY, तो आपका स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, और आपका MRS क्या होगा, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इतना कुछ इसमें भी है। तो देख लीजिए क्या क्या ये हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब डिटेल में पढ़ने वाला, सब नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ऊपर सब जा रहा होगा, सबको डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। चलिए तो वाई है प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई हो, तो अभी तो डिटेल हम पढ़ाएंगे नहीं। चलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सो द इंडिफरेंस, कोई सिंपल सा है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए बजट लाइन आपका गया,
ठीक है ना। तो बजट लाइन का स्लोप जो है ना वो दिखाता है प्राइस रेशियो को, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई को। प्राइस ऑफ एक्स कितना था यहाँ पर वाई तो दोनों, और स्लोप देखिए यहाँ पर एक सेकंड और देखिए IC2 पर बराबर है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व पता है ना, जहाँ पे हम लोग का हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन बराबर मिलता है, ठीक। इंडिफरेंस कर्व पे हर एक पॉइंट पर जो बंडल बनेगा बंडल, तो सही बंडल का सेटिस्फेक्शन बराबर। अब बंडल बजट क्या होता है आगे देखेंगे उसको। चलिए बजट सेट आ ही गया, आगे चल के वो वीडियो बड़े हो रहे हैं। ये सब बात तभी समझ में आ रहा होगा जब आप पढ़े होंगे पहले से, तभी समझ में आ रहा होगा। चलिए इन दिस फिगर IC3 सब इंडिफरेंस कर्व क्या है द हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, एंड द PP इज द प्राइस लाइन आपका PP यहाँ पे देख लीजिए PP, सॉरी कहाँ चला गया PP, ठीक है प्राइस लाइन हो गया। तो सब कुछ है, कोई दिक्कत है नहीं, समझ आ जाए, पढ़िए आराम से। हियर इज इक्विलिब्रियम अब द पॉइंट बजट लाइन का है, देखिए E2 सब दिखा दिया यहाँ पर, वाई को छोड़ रहे कितना हम लोग कमोडिटी को एक्स अनदर DD आपका क्या कंसीडर द इक्विलिब्रियम बिकॉज लोअर इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे जहाँ पे हायर होगा वहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम को गेन करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग और कहीं नहीं गेन कर सकते, यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन यहाँ पर देता है। यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ हम लोग का पहुँच से बाहर है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ, पढ़िएगा समझ। अब बजट सेट क्या होता है, द बंडल, और बजट सेट का बात आ गया, क्या होता है बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स। बंडल्स क्या होता है, दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन को बंडल बोलते हैं, उन सही बंडल्स का कलेक्शन को बजट सेट बोलते हैं। क्या होता है बजट सेट बनाने का अलग नियम कानून होता है, तो उतना हम लोग नहीं जानना है, सिंपल से जानिए। अब द गुड्स द कंज्यूमर कैन बाय विद द इनकम इन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, अपना इनकम से जो मार्केट का प्राइस है उसको खरीद सकता है, उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग बंडल बोलते हैं। और सारे बंडल को मिला दिएगा, मार्केट में बहुत सारे बंडल है, सारे बंडल को मिला दिए उसी को क्या बोलते हैं बजट सेट बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बजट कांस्टेंट, ठीक है। तो बजट कांस्टेंट का फॉर्मूला दिया है कि P1 X1 प्लस P2 X2, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स और क्या बोलते हैं प्राइस ऑफ वाई, और दोनों का क्वांटिटी ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई, ठीक है। लेस देन इक्वल टू M, यानी कि हम M क्या है यहाँ इनकम को दिखाएगा, सब लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा, देखिए सब यहाँ पे लिखा होगा, इनकम को बराबर होना चाहिए, इनकम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका स्वरूप ऑफ बजट सेट यानी कि बजट का फॉर्मूला आ गया। चलिए तो एक और है कि बजट कांस्टेंट है, यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो अब बराबर हो जाएगा, तो बराबर किसके, अगर यहाँ पे देखिए तो दो कंडीशन, केवल अगर इक्वल टू रहेगा तो किसके प्राइस लाइन के बराबर यानी कि बजट लाइन के बराबर आ जाएगा, ये आपका बजट कांस्टेंट है, ठीक है। इतना अंदर में काम कर सकता है। कंज्यूमर कैन बाय द चूज एनी बंडल, किसी को कर सकता है एज लॉन्ग एज द कॉस्ट लेस देन द इक्वल ऑफ हिज इनकम, कॉस्ट उससे अगर कम रहेंगे तो कोई भी बंडल को कंज्यूम कर सकता है, इसके अंदर में जितने भी बंडल आएंगे सभी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 15 सपोज द बोथ क्या है ₹50 बंडल सब पड़ेगी, उसको अफोर्ड देता है तो सब 15 रुपये में कर सकता है, लेकिन किसको करेगा, ये सिर्फ बंडल कलेक्ट क्या है, ये सब बंडल देखिए, बंडल का सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे बंडल सेट को क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ बंडल इज कॉल्ड बजट सेट, सिंपल सा था। अब बजट लाइन क्या होता है, देखिए बजट लाइन का फॉर्मूला आ गया, देखिए जहाँ पे इक्वल टू आ गया तो बजट लाइन आ गया। क्या होता है बजट लाइन, बजट लाइन इज एक सेकंड वीडियो चल रहा है। चलिए बजट लाइन इज डायग्रामेटिकल, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट सेट, ठीक है। द कंसिस्ट ऑफ ऑल द लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल द बंडल्स विच द कॉस्ट इक्वलिटी क्या कंज्यूमर इनकम और एम इज कॉल्ड बजट लाइन। इस पर क्या होगा ना कि सारे के सारे इनकम अपना खर्च कर देगा, जितना भी इसका इनकम ये सब जो बंडल है ये सब बंडल अपना सारे के सारे इनकम को खर्च कर देगा, तो देखिए सारा इनकम इसका खर्च हो गया, ठीक है। तो बजट लाइन इसका निगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव साइन लगा हुआ है P1/P2, यानी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई का जो रेशियो है वही दिखाएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप क्या दिखाता है, स्लोप एक ढाल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ठीक है। तो वही दिखाया यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट, याद रखिएगा दो कमोडिटी को दिखा रहा है, दो प्राइस का रेशियो यानी कि दो कमोडिटी का रेशियो दिखा दिया। प्राइस का रेशियो क्या कमोडिटी जाएगा ना, कि इस प्राइस में एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, यानी कि दोनों का प्राइस को दिखाएगा यहाँ पे। तो बजट लाइन समझिएगा अपना सारा का सारा पैसा को खर्च कर देता है इस लाइन पर, सारे इनकम को खर्च कर देता है, तो बजट लाइन हो गया। चलिए प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, तो जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी, सिंपल सा एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, रेफर टू द ओनली, ऊपर से देखिए टेस्ट प्रेफरेंस आसान है। चलिए तो क्या बोल रहा है कि मोनोटोनिक 2 बंडल्स आर द कंज्यूमर विच है द लास्ट, जिसमें कि ज़्यादा रहेगा बंडल कंपेयर टू, तो मान ली समझिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस उसको बोलेंगे जिसमें कि ज़्यादा क्वांटिटी रहेंगी, इन तीनों में से किसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 इसमें 2 ज़्यादा आ गया, इसमें क्या 1 2, तो इसमें से कोई भी कर सकता है ऑल 3 बंडल्स, तो यहाँ पर 2 को कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो आ गया तो उसको कंज्यूम करेगा, उसी को क्या बोलेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। चलिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डिफरेंस यहाँ पे आ गया। चलिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, is the curve which represent all those combinations of two commodity with the same level of satisfaction, ठीक है ना। according to indifference curve क्या होता है, joins all points representing the bundle which are the considered the indifference by the consumer, यानी कि जो उसका पॉइंट होता है तो क्या दिखाएगा, इंडिफरेंस कर्व joins all points representing the bundle
बंडल को दिखाएगा, सब क्या है, बंडल है, ठीक है ना। बंडल यानी कि दो गुड्स का कलेक्शन, कंसाइडेड द इनडिफरेंट बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट यानी कि उसमें कोई अंतर नहीं भेद करेगा, सब उसके बराबर है, तो उसे क्या सब कहीं पे करे सब सेटिस्फेक्शन बराबर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज द कमोडिटी एक्स वाई ए बी सी डी आर द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटी, देखिए ए बी सी क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। एक गुड एक लिया 12 ले लिया, बी लिया 2 8, ऐसे करके देखिएगा 100 कमोडिटी को जब बढ़ा रहा है तो वाई की कमोडिटी क्या घट रहा है, लेकिन रेट देखिए, घटने का रेट देखिएगा, यहाँ पे कितना निकल गया, यहाँ पे 4 निकला, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना निकलेगा 5 2, तो जो रेट है वह क्या है, डिक्रीजिंग, कौन डाउनवर्ड है, यानी क्या हम लोग जो चैप्टर 1 में पढ़े थे वहाँ पे जो रेट पढ़े थे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो इंक्रीजिंग था, बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पे क्या है, घटते हुए, इसीलिए क्या है, यह कन्वेक्स है, और कनकेव कौन था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्यों था वैसा, क्योंकि वहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो था या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो था वो क्या था, इंक्रीजिंग था, लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग है। यहाँ पे देखिएगा 4 को छोड़ा है, यहाँ पर 3 को, यहाँ पर 2 को, 1 यूनिट बढ़ाने में यहाँ पर जो है ना ये घटते हुए जा रहा है। ये सब डिटेल टॉपिक है। चलिए तो क्या यहाँ पर हो रहा है, फिर ये शो द इंडिफरेंस कर्व by joining A B C D point the X commodity Y commodity the consumer choose the combination A B C D, ठीक है ना, he will get the same satisfaction, किसी को भी कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा, लेकिन डिफरेंस करके कुछ एजम्पशन है, क्या क्या है देख लीजिए, कंज्यूमर इज रेशनल होना चाहिए, कंज्यूमर वुड लाइक द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस ऑफ द कमोडिटी दोनों गिवन होना चाहिए, एंड द कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन है सब है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन के बाद कंज्यूमर का रैंक्स द सब्जेक्टिव यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कमोडिटी, ठीक है ना, वहाँ पे सब्जेक्टिव रैंक करेगा कौन से में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कौन से कम, ठीक है ना, कौन सी इंडिफरेंस कर्व से, एंड द कंज्यूमर जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ज़्यादा कंज्यूम करेगा प्रेफर करेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ऑलवेज डिमिनिशिंग, जो अभी हम लोग देखे थे हमेशा घटते हुए रहना चाहिए। चलिए तो समाप्त हुआ, आई थिंक 30 मिनट में खत्म कर दिया। चलिए क्या बोले, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ विशेषताएं होते हैं इंडिफरेंस कर्व, देख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, घटते हुए जाएगा, एंड चलिए ठीक है, घटते हुए, कैसे घटते हुए, क्योंकि निगेटिव स्लोप है ना, एक को लेंगे तो दूसरा को क्या करना होगा, घटाना होगा, ताकि सेटिस्फेक्शन बराबर बरकरार रहे। इंडिफरेंस कर्व आर द कन्वेक्स टू द ओरिजिन, एमआरएस डिक्रीजिंग, इसलिए क्या होता है, कन्वेक्स होता है, एंड इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसी को टच नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा एक कमोडिटी को 0 और एक का ज़्यादा ले ले, सब किसी का नहीं, कुछ ना कुछ रहेगा। इंडिफरेंस कर्व नेवर, एक सेकंड, चलिए एक और है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटेगा, कैसे नहीं काटेगा, यहाँ पे काट दिया, मान लीजिए पॉइंट सी पे काट दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए है, पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी है, अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ए और सी, ठीक है, और यहाँ पर क्या बराबर हो जाएगा, ए और सी, इस पर बात करें तो सी और बी भी बराबर, तो ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर कैसे हो सकता है कि दोनों बराबर, दोनों यहाँ पे ज़्यादा हाईयर सेटिस्फेक्शन देगा, लोअर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ए बराबर सी दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है कि सी बराबर बी, दैट मीन्स क्या होगा, ए बराबर बी, ए बराबर बी कैसे होगा, बी यहाँ पर आगे है, ये पीछे है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद हायर इंडिफरेंस कर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे कोऑर्डिनेट रहता है, एंड कंज्यूमर है तो मोर एनी पेयर ऑफ, यानी उसके बाद बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, एंड इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व के पैरेलल नहीं होगा। हाँ, इंडिफरेंस कर्व आपका क्या हो सकता है, हो भी सकता है, कब, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन रहेगा। इंडिफरेंस कर्व आपका क्या हो सकता है, एल से भी हो सकता है, कब, जब कंप्लीमेंट्री गुड रहेगा, ठीक है ना। एंड इंडिफरेंस कर्व अभी जो हम लोग देखे थे कि कन्वेक्स है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट कर रहता है तो कन्वेक्स होता है, ठीक है। ऐसे भी रहेगा कब, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहेगा। डिमांड हम लोग अगले दिन करेंगे और डिमांड को कंप्लीट करेंगे। ये सब वन शॉट आपका तभी समझ में आएगा जब आप चैप्टर को पढ़े होंगे। चैप्टर को मैं अच्छे से लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, और आप जरूर पढ़े होंगे तभी सब समझ में आएगा। सब लॉन्ग टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, तो समझ में आता है, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी हटाइए। एग्जाम में और ऑप्शन में डिफिकल्ट है उसको छोड़ देना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।